इस सेकंड टेक्निकल सेशन में हमारे जो फर्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, मैं उनकी जो एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी एक्स हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने जो है अपनी पीएचडी की है लेफ्ट विंग्स इट्स प्रॉब्लम्स इन यूपी फ्रॉम 1920 टू 1947, जो पब्लिश भी हुई है। इनके अलावा इनका जो यूजीसी से मेजर जो प्रोजेक्ट है वो भी स्पॉन्सर्ड रहा है, और कई इन्होंने जो इंटरनेशनल सेमिनार और नेशनल सेमिनार में ना केवल पेपर प्रेजेंट किए हैं बल्कि कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके पेपर पब्लिश भी हुए हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने इनकी गाइडेंस में 7 लोगों ने जो है पीएचडी की है, इसमें 2 पीएचडी IC4 में से की जो ग्रांट है उससे पब्लिश भी हुई है। आज जो प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी अपना पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, रूरल रूट्स ऑफ क्विट इंडिया सेल्फलेस सेक्रीफाइस, ए केस स्टडी ऑफ गोरखपुर रीजन। जैसे कि अभी सब जानते हैं कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में ये जो नेशनल लेवल पे तो रहा ही था, साथ साथ रीजनल लेवल पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था। अभी प्रोफेसर युतिका मिश्रा जी ने जो बिहार के ऊपर कि बिहार में इसका क्या जो है इम्पैक्ट रहा था, किस तरीके से इसने जो वहाँ पर अपना ग्रिप बनाई थी, किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया था, उसको जो हाईलाइट किया था। और इसके अलावा नेक्स्ट जो कल जो है बनारस के ऊपर भी, और बनारस में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या रहा था उसको भी हाईलाइट किया। तो इस तरह रीजनल लेवल पे भी इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से इसने जो है आम जनता को जो कनेक्टेड किया, उसी क्रम में प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी इस हाईलाइट करने जा रहे हैं कि गोरखपुर में इसकी क्या जो है इन्फ्लुएंस रहे थे। तो आई इनवाइट प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी टू प्लीज एंटाइटल अस ऑन देयर पेपर रूरल रूट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। थैंक यू। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन पर, जिसके 75वें वर्ष पर आज ICHR के द्वारा ये विषय वस्तु चर्चा के लिए रखा गया है। निश्चित ही जैसा कि हम लोग निरंतर इस बात को कहते हैं कि हिस्ट्री एक कंटिन्यूअस डायलॉग है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और इंटरप्रिटेशंस जो हैं हिस्ट्री के वो नित्य नए लाइट्स में आते रहते हैं, और इन्हीं इंटरप्रिटेशंस के तहत जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मूलतः जो मैं जिस प्रस्तुति के साथ मैं आपके समक्ष आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, वो उसके पीछे 2 मुख्य पर्याय हैं। पहला कि यूजुअली हम लोग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जो कि प्रोजेक्टेड है या जो घटनाक्रम हैं जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है या बहुत कुछ बताया जा चुका है, से पूर्णतः भिज्ञ हैं। लेकिन इस मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो शायद अभी प्रकाश में आए ही नहीं हैं। इसलिए पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये लगती है कि जो लोकल रूट्स हैं क्विट इंडिया से रिलेटेड, उन पर विस्तार से कुछ प्रकाश पड़ना चाहिए। और क्विट इंडिया में विस्तार से प्रकाश ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ना चाहिए, अगर इस विषय वस्तु पर मैं ये प्रश्न आपके समक्ष रखूं कि जो 3 मेजर मूवमेंट्स हैं पोस्ट 1920 के बाद के, उन 3 मेजर मूवमेंट्स में ये अकेला ऐसा मूवमेंट है या अकेली ऐसी अपराइजिंग है जिसके कोई भी लोकल वेरिएशंस नहीं है, स्थानीय विविधताएं नहीं हैं। स्थानीय विविधताओं से मेरा मतलब यह है कहने का कि इफ़ यू गो इनटू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ आपको स्थानीय विविधताएं बहुत दिखेंगी। पंजाब में कुछ और मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, असम में कुछ और मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस में कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, नॉर्थ बिहार की कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, साउथ बिहार की कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, और ये सारी प्रॉब्लम्स मर्ज कर जाती हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विद लोकल इश्यूज, जो उनके लोकल मुद्दे हैं जिसको हम लोग रीजनल वेरिएशंस कहते हैं। यही पिक्चर मोर और लेस आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हम लोग को देखने के लिए मिलती है, अगर नेचर ऑफ द मूवमेंट्स पर हम लोग ध्यान दें।
तो रीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन क्विट इंडिया में आपको रीजनल या हमको रीजनल वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा क्लियर कट है, और वो मुद्दा है सीधी यहाँ पर नेशनलिज्म बनाम स्टेट के बीच एक झगड़ा है, जिसमें लोकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन लोकल प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके आगे चलने की कार्रवाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फीचर है जो एटलीस्ट मुझको दिखाई देता है इफ आई कंपेयर इट टू अदर मूवमेंट्स। सेकेंडली, इस मूवमेंट की लोकल रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इसमें, जैसा मैंने आपसे कहा, कि रीजनल वेरिएशंस नहीं हैं। रीजनल प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट रिकॉर्ड होता हुआ नहीं देखा जाएगा। इसलिए क्विट इंडिया के दौरान प्रश्न ये पैदा होता है कि जो रूरल जेंट्री है, वो रूरल जेंट्री जो खड़ी हो रही है, जिसके लिए मैं कहता हूँ सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और ये लोकल जेंट्री जो खड़ी हुई, इस लोकल जेंट्री के खड़े होने के पीछे क्या कारण थे, क्यों खड़ी हुई, वो क्यों निकल करके आई, और दूसरा ये क्यों अभी भी रिकॉर्ड्स में मेन स्ट्रीम के इसको कैसे लाया जाए, ये हम लोग के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है, या दूसरा बड़ा एक कह लीजिए कि चैलेंज है। बहुत डिबेट हुई क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के कि ये स्पॉन्टेनियस था या ये प्लान्ड था, लीडरशिप के इश्यूज क्या थे। सेंट्रल लीडरशिप तो दूसरे दिन सवेरे ही 5 बजे अरेस्ट कर ली गई थी। लोकल लीडरशिप भी, जैसा आज के उद्घाटन सत्र में कहा गया, कि कोई भी 2 या 3 महीने से ज़्यादा अपनी सक्रिय भूमिका नहीं दे पाई। कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या थे, लोकल लीडरशिप या जो भी प्रोविंशियल लीडरशिप काम कर रही थी वो कैसे कम्युनिकेट कर रही थी, बात कैसे पहुंच रही थी नीचे तक, मूवमेंट को गाइड कौन कर रहा था। मूवमेंट 1939 में शुरू होना चाहिए था, 1942 में क्यों शुरू हुआ, क्या इश्यूज थे कि लिबरल डेमोक्रेटिक ब्लॉक के जो कंट्रीज हैं उनको हमें एम्बेरसमेंट में नहीं डालना है, क्योंकि यही लिबरल डेमोक्रेटिक ब्लॉक जो है शायद अपने आप विद द एंड ऑफ द वॉर व्हाइट मैन बर्डन को खुद ही उतार करके फेंक देगा और हमको सिविलाइज्ड मान लेगा और हिंदुस्तान को स्वतंत्र करके चला जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स इस क्विट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन डिबेट्स पर से अगर हम थोड़ा सा अलग हटके रूरल पीजेंट्री की ओर जाएं, तो रूरल पीजेंट्री का इन डिबेट से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और रूरल पीजेंट्री का इन डिबेट से लेना देना इसलिए नहीं है कि बगैर कॉजेशन के हम हिस्ट्री में ये मान के चलते हैं कि कोई भी रिएक्शन निकल करके नहीं आएगा। डायरेक्ट जब तक कॉजेशंस नहीं होंगे, अब यहां पर नेशनलिज्म को अगर एक फोर्स मान लें कि राष्ट्रवाद इतना बड़ा फोर्स हो गया कि वो सीधे एक कॉजेशन फैक्टर हो गया और सब लोग निकल करके आकर के खड़े हो गए, और खासकर रूरल एरिया का वो किसान जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स की अगर आप लिस्ट उठाइए सन 1770 से लेकर के राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन इन 1717 बंगाल डाउन टू 1942, तो ये जो मास है, इस मास की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए वो कैसे खड़ा हो रहा है इस मूवमेंट में आकर के, इस पर अगर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जाए या ध्यान ले जाया जाए, तो पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार है, जिसको सोशल बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है टेक्निकली, इस सोशल बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में ये जो पीजेंट्री या रैयत है, ये कब आकर के मेन स्ट्रीम में जुड़ रहा है। प्रिसाइसली there may be some kind of a debate on this issue, but more or less we tend to agree that चंपारण happens to be the turning point, कि चंपारण जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है जब इस सोशल बेस की प्रॉब्लम्स को मेन स्ट्रीम में लेकर के लीडरशिप लेकर के आ रही है। अगर इस चंपारण से और बात आगे बढ़ाई जाए तो प्रश्न ये पैदा होता है कि चंपारण का जो मामला है, जहां से मेन स्ट्रीम में आ रहा है ये रैयत का मामला, और इनके मामलों को लेकर के सेंट्रल लीडरशिप एक्ट या रिएक्ट कर रही है अपने फॉर्म में। अभी 100th ईयर जब चंपारण का हुआ तो उसमें भी मैं मौजूद था, वहाँ पर ये प्रश्न उठे कि वो कौन सा किसान था, वो मिडिल क्लास किसान था कि वो ऐसा किसान था, या उस कास्ट बेस क्या था उस किसान का, ये भी तमाम सवाल उठ करके खड़े हुए 100th ईयर में चंपारण पर, जो अभी यहीं नेहरू मेमोरियल में कॉन्फ्रेंस हुई। एनीहाउ, नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि
चंपारण की जो लड़ाई है, वो चंपारण की लड़ाई लीडरशिप किससे कर रही है? प्रिसाइसली वो ऑब्जेक्ट क्या है जिसको वो हिट कर रही है? किसान के इशू को उठा करके या इस रूरल जेंट्री की प्रॉब्लम को उठा करके इस एरिया के। वो वहां पर जो सीधा टकराव है, वो सीधा टकराव यूरोपियन प्लांटर के साथ है। वहां की जमींदारी या ताल्लुकदारी जो कि अवध में है या अन्य जो सेटलमेंट्स इन एरियाज में काम कर रहे हैं, चंपारण एसेंशियली इज अ क्लियर कट एंड डायरेक्ट फाइट विद द यूरोपियन प्लांटर, जिसमें यूरोपियन प्लांटेशन यूनियन कैलकाटा तक से रिएक्ट कर रही है और पहली बार लीडरशिप इस यूरोपियन प्लांटेशन यूनियन से चंपारण के किसान को लेकर के लड़ रही है। नाउ अगर इसको अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट माने यहां पे कि चंपारण टर्निंग पॉइंट है, बट द क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण में फाइट किससे है लीडरशिप की? नाउ द पॉइंट नंबर 3, हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, वो रेवेन्यू सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए एग्रेरियन होल्डिंग्स यूरोपियन प्लांटर्स के पास कितनी है और एग्रेरियन होल्डिंग्स उस लीडरशिप के पास कितनी है जिसको कि ब्रिटिश एग्रेरियन सिस्टम क्रिएट करने का काम कर रहा है। अगर इस स्टैटिस्टिकल डेटा को हम अपने ध्यान में रखें तो साथ में हमको ये चीज भी समझनी होगी कि फौरन सामने बैठा हुआ एक हिस्टोरियन ये रिजेक्ट कर सकता है कि साहब मालवाड़ी और रैयतवाड़ी के एरियाज में तो देयर इज नो मीडियाकर, कोई बीच में उसमें नहीं है, बिचौलिया नहीं है उसमें, बट दिस इज अ फॉल्सहुड। रैयतवाड़ी एरिया में और मालवाड़ी एरियाज में, जो कि रिकार्डो की पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं सिस्टम्स, इन एरियाज में भी एग्रेरियन सोसाइटी के उन इंस्टीट्यूशंस को खत्म नहीं किया ब्रिटिश एग्रेरियन सिस्टम ने, क्योंकि वो इनको नेचुरल लीडर्स मानती थी। द पट्टीदार्स वर देयर इन द रैयतवाड़ी एरिया, इन द मालवाड़ी एरिया द महाजन्स वर देयर, दे एग्जिस्टेड। अवध की तो बात ही छोड़ दीजिए, ताल्लुकदारी वॉज रीएस्टैब्लिश्ड। और गोरखपुर के रीजन पर अगर आइए, जहां की केस हिस्ट्री मैं उठा रहा हूं, वो तो और ही मजेदार है। 1802 का मामला जाता है। 1802 में it was ceded to the East India Company and same land settlement came to Gorakhpur, which was implemented earliest in the form of the permanent settlement. एक जमींदारी क्रिएट हुई वहां पर। 1833 से 37 के बीच में वहां सेकंड जमींदारी को क्रिएट करने का काम किया गया। अर्थात ये जो एरिया है गोरखपुर, उसके एडजॉइनिंग रीजन्स, वहां पर जो रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा था, और हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो भी बातचीत हो रही थी, तो पॉजिटिविज्म से लेकर के और पोस्ट पॉजिटिविज्म तक जब हम जाते हैं तो एक ही बात ऑब्जेक्टिविटी को और बायस को लेकर के आती है कि हम बायस को कितना सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, कितना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बचने का काम उससे नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव हो जाएं कि यहां पर कौन सा सेटलमेंट काम कर रहा था और यहां की प्रॉब्लम्स क्या थी, तो नेचुरली जो गोरखपुर का किसान है, जो रैयत है, उसकी प्रॉब्लम एक्सक्लूसिवली जमींदारी सेटलमेंट के साथ जुड़ी हुई है, जहां वो समय समय पर अपनी बातों को उठाने का काम करता रहता है। और चंपारण से लेकर के, और अगर आप 1942 तक आइए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई भी रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये कहता हो कि जमींदारी को समाप्त करना है या इसका अबॉलिशन करना है या इसको खत्म कर देना है या किसान से ये डिमांड की जानी है कि वो अपना रेंट ना पे करे। ऐसा किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप चौरी चौरा की घटना के बाद के भी रेजोल्यूशन को उठा करके देखें तो 11 बिंदुओं में से 10 बिंदु उसमें ऐसे हैं जो 10 बिंदु या 10 पॉइंट्स कहते हैं कि जमींदार के रेंट के मामले के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आई मीन व्हाट आई वांट टू सजेस्ट, या जो चीज मैं आप तक लेके पहुंचना चाहता हूं वह यह है कि चंपारण टर्निंग पॉइंट है। झगड़ा यूरोपियन प्लांटर से है, लेकिन उस यूरोपियन प्लांटर के अलावा वो एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्गन्स जो एग्रेरियन सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उन एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्गन्स के साथ कोई सीधा कन्फ्रंटेशन लीडरशिप का दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो लीडरशिप है, इसकी जो सीधा इशू है, वो सीधा इशू ये है कि वो नेशनलिस्ट कॉज में तो सोशल बेस को चाहती है, लेकिन उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स जिस क्लास के साथ है, उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स को लेकर के वो आपको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी या एक्टिव या रेजोल्यूशंस को पास करती हुई नहीं दिखाई देगी। जो मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगर आप रेजोल्यूशंस को देखें तो वो नो टैक्स कैंपेन रैयतवाड़ी इलाके में तो कर रही है,
नो रेंट कैंपेन कुछ इलाकों में तो कर रही है, लेकिन वो जमींदारी को सीधे डिस्टर्ब करने का काम नहीं कर रही, जैसा कि 1922 में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है 1922 में, जिसमें कि गांधी जी कह रहे हैं कि दी जमींदार्स आर ऑल्सो स्लेव्स, कि ये भी गुलाम ही हैं, और अगर हम इनसे लड़ने की बात करेंगे तो ये हमें क्लास स्ट्रगल की ओर हिंदुस्तान को ले जाने की यहां पर शायद आशंका खड़ी हो सकती है। इसलिए सोशल बेस जो कि जुड़ रहा है चंपारण से आकर के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स एज इट इज हैं, वो वैसी की वैसी आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। अगर इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखें या इस हिस्टोरिकल एविडेंस को ध्यान में रखें और ये प्रश्न पैदा करें कि ड्यूरिंग द 1942 वी कांट गो इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग, हर स्टडी का एक अपना कंपास होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। सो सिंस आई बिलोंग टू दैट रीजन, और उस रीजन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीज़ों को देखने का, समझने का या सीधे उसमें पढ़ने का मौका मिलता है, कई बार जाकर के बातचीत करने का मौका मिलता है क्षेत्रों में। जैसे कि आज से लगभग 10 साल पहले पडरौना में बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ जिसमें कई किसान ख़त्म हो गए, कुछ अंग्रेज़ी हुकूमत वाला ही दृश्य था उस समय वहाँ पे कि घर के घर जला दिए गए। तो वी विजिटेड दैट एरिया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की कि भाई क्यों हुआ यहाँ पे किसानों के साथ ऐसा। तो उसमें कुछ पुरानी बातें ऐसे ओरल हिस्ट्री की तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ नया ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो ये चीज़ 1942 में भी हुई थी जो हम देश के लिए खड़े हुए थे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ से बातचीत शुरू हुई विच डाइवर्टेड माय अटेंशन टुवर्ड्स दिस इशू कि भाई क्विट इंडिया के समय ऐसा क्या हुआ। रिकॉर्ड्स अगर आप उठा करके देखें तो पहला जो आपको मूवमेंट दिखाई देगा गोरखपुर सिटी में नहीं दिखाई देगा। ना दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, शहर का जो एरिया है वहां पे नहीं दिखाई देगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए तहसील नोन एज बांसगांव, जो कि गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर आपको पहली अपराइजिंग दिखाई दे रही है 13 अगस्त को। अ टिपिकल रूरल एरिया, किसान जेंट्री इसमें शामिल है। और 13 अगस्त को यहां पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोकल नाम निकल करके आ रहे हैं, राम लखन शुक्ला। और राम लखन शुक्ला के साथ साथ जो दूसरा नाम निकल करके आ रहा है बांसगांव में, वो दूसरा नाम आ रहा है राम सहान लाल का। ये नाम कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। 42 में पहला क्लैश 13 अगस्त का रिकॉर्ड हुआ बांसगांव के अंदर, जहां से ये मूवमेंट शुरू हो रहा है। और गोला तहसील बांसगांव के बिल्कुल पास पड़ती है। 14 अगस्त को वहां पुलिस से डायरेक्ट सीधा क्लैश हुआ। ये डायरेक्ट क्लैश जो गोला से शुरू हुआ, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि 2 रेजिमेंट्स कॉल की गई गोरखपुर डिवीजन में 42 में, बलूच रेजिमेंट एंड गोरखा रेजिमेंट। इन 2 रेजिमेंट्स को वहां पे बुलाया गया और इन 2 रेजिमेंट्स के वहां बुलाए जाने के पश्चात जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन है इस एरिया का, उस मास स्केल डिस्ट्रक्शन को शायद अगर मैं आपके समक्ष एक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत करूं तो ये पता लगेगा कि ये सेल्फलेस जो किसान है ये किस समस्या का और किस ब्रूटलिटी का इसने वहां पे सामना किया। रिकॉर्ड में एक आते हैं, इस एरिया का एसआई है जिसका नाम है संत प्रसाद सिंह। Now, I looked into the records while I was doing my work कि संत प्रसाद सिंह मुझे कहीं दिखाई दे, लेकिन मेनली मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए संत प्रसाद सिंह। 5 गांव संत प्रसाद सिंह की फोर्सेस के द्वारा जला दिए गए। इसलिए जला दिए गए ऑन द प्रिटेक्स्ट कि यहां पर तिरंगे को फहराने का काम गांव में किया जा रहा है। ठीक गोला के पास लगा हुआ एक और गांव है जिसका नाम है मर्ची तथा बथुआ। मर्ची और बथुआ गांव की जो घटना मिलती है वो घटना चौंकाने वाली है। लालसा पांडे नामक एक किसान का यहां परिवार है और लालसा पांडे के ऊपर यह आरोप है कि उसने कुछ डाकघरों में तोड़फोड़ करने का काम अपने साथियों के साथ किया है। हिज टोटल हाउस वॉज बर्न्ड। ये लालसा पांडे का घर आज भी जला हुआ वहां गांव में वैसे ही मिलेगा। और इनके घर को जलाने के पश्चात घर में जितना सामान था और इनके जितने परिजन थे उसकी लूटपाट पुलिस के द्वारा और इस परिवार को के लगभग आर्थिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। ठीक इसी के पास एक और गांव है गोकुलपुरा। ये गोकुलपुरा जो गांव है 42 के दौरान इसके जो रिकॉर्ड्स मिले उसमें तो ऐसी भयंकर घटनाएं हैं जिसका सांस्कृतिक भाषा में जिनको बता पाना भी मुश्किल है। यहां पर एक
इंपॉर्टेंट किसान परिवार है लाल नारायण चंद का। लाल नारायण चंद भूमिगत हैं, उनका 1 साल का बेटा है। एज कैप्टिव पुलिस उसको उठा ले जा रही है, ये रिकॉर्ड्स में है। एंड इन वांट ऑफ फूड 2 दिन के अंदर ये 1 वर्ष का बालक पुलिस कैप्टिविटी में इसकी डेथ हो गई। कंप्लीट जो हाउस है वो रनसेक्ट किया गया और ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है कि इनके घर से, ये निश्चित रूप से संपन्न परिवार है, 35,000 रुपए की टोटल प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई, उसको जला दिया गया, लूटा गया। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौजूद है वहां के। इसी क्रम में आपको बांसगांव तहसील में जो टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मिल रहा है वो 1 लाख रुपए की है। मैं तहसील लेवल पे 1 लाख की बात कर रहा हूं सन 1942 की, और वो भी किसकी बात कर रहा हूं? उस किसान की जिसके एक्सप्लॉयटेशन का केंद्र लगातार जमींदारी रहा है, और उस जमींदारी के अगेंस्ट कहीं किसी फॉर्म में कोई बात आपको उठती हुई या हमको उठती हुई दिखाई नहीं देती है। टोटल ऑफिशियल रिकॉर्ड इस एरिया में कहते हैं कि 3 जगह फायरिंग हुई और 2,19,170 रुपए के फाइन्स किसानों पर लगाए गए। नाउ इमेजिन दिस अमाउंट, 2,19,170 रुपए के फाइन्स यहां पे लगाए गए। अनदर प्लेस डोहरिया कला, जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पर है गोरखपुर से। 9 लोगों की फायरिंग में डेथ 1 दिन में रिकॉर्ड हुई। 9 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फायरिंग इन डे 1 ओनली। इसके इन 9 लोगों की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उठाइए तो कक्षा 1 तक भी नहीं पढ़े हुए हैं। आप इनके अगर प्रोफेशन को उठाइए तो इनके प्रोफेशन में आपको कोई हज्जाम मिलेगा, कोई गड़ेरिया मिलेगा, कोई बढ़ई मिलेगा, जो रोजमर्रा की कमाई पर अपनी जिंदगी को चलाने का काम करते हैं। 9 लोग ये एक साथ समाप्त हो रहे हैं डोरिया गांव में, और डोरिया गांव का ये हत्याकांड उस एरिया में आज भी बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। एडजॉइनिंग एरियाज जो देवरिया के हैं, पडरौना के हैं, भटनी के हैं, इन टोटल अगर आप एरियाज का एस्टिमेट निकालें तो गोरखपुर रीजन के आसपास के एक 40 किलोमीटर के रेडियस के जो आपको एस्टिमेट मिलते हैं, उस एस्टिमेट में टोटल जो लॉस, टोटल जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी का आंकड़ा जो है वो लगभग 9,25,000 के आसपास का दिया जाता है, गांव के किसान के घरों के और गांव के गांव जलाए जाने के। कुल यहां पर जो फायरिंग रिकॉर्ड की गई इस एरिया में वो 7 बार रिकॉर्ड की गई, और बलूची रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट के द्वारा ये फायरिंग्स यहां पर हुई हैं। कहने का मेरा आशय ये कि ये अनसंग जो हीरोज हैं या जो सैक्रिफाइसेस हैं, इनको सैक्रिफाइस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं चंपारण तक पीछे गया, ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी तक, स्ट्रक्चर की पॉलिसी तक मैं पीछे गया कि इनका प्रॉब्लम किसी और से है, इनका ऑपरेसर कोई और है, लेकिन उस ऑपरेसर के खिलाफ कभी सीधी कार्यवाही होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस पूरे व्यू को एक लास्टली हम लोग समअप करने का काम करें तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज बीइंग डन बाय बर्टन स्टीन, द मेकिंग ऑफ द एग्रेरियन पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया। बर्टन स्टीन ने के इस वर्क में काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर को और खासकर उसके एग्रेरियन स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन करती हैं। काफी काम हुआ है उस पर, लेकिन जहां तक मैं जिसके नजदीक पहुंच पाया, स्टीन के इस वर्क में उसने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कोट की हैं, जहां से मैं इस क्विट इंडिया को पकड़ करके चला कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर, खासकर गोरखपुर का मामला। वो कहता है पहली चीज कि एक नहीं कई ऐसे इंस्टांसेस रिकॉर्डेड हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्रेरियन रिवोल्ट्स बाय द इंडियन किसान, जहां पर वो किसान अपने एक्सप्लॉइटर से अपने प्रोटेक्टर स्टेट को अपना प्रोटेक्टर मानता है कि ये स्टेट हमको प्रोटेक्ट करेगी हमारे एक्सप्लॉइटर से। अगर उसकी प्रॉब्लम महाजन से है, उसकी प्रॉब्लम जमींदारी से है, उसकी प्रॉब्लम बही से है, उसकी प्रॉब्लम अगर रेवेन्यू इन्हांसमेंट से है, इलीगल बेगारी से है, वगैरह वगैरह कई तरीके की चीजें, तो उसमें एक लिस्ट बाकायदा उसने प्रस्तुत की कि इन जगहों पे स्टेट ने इंटरफियर किया, और स्टेट को अपना ऑपरेसर सीधा नहीं मानता है, स्टेट को अपना ऑपरेसर वो उसको मानता है जो सीधे उसका ऑपरेशन कर रहा है।
जो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इसलिए यह मान लेना कि स्टेट बेनिफिशियरी नहीं था, किसान के दिमाग में स्टेट के प्रति पूरा उपद्रव भरा हुआ था, वो उसको अपना दुश्मन मानता था। स्टेट तो उसके लिए बहुत आगे की चीज थी, उसकी समस्या तो कहीं और की थी। द प्रॉब्लम वॉज रिलेटेड टू हिज ग्रासरूट सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। स्टेट वॉज बहुत बहुत दूर की चीज थी स्टेट उससे। और यहां पर उसने कोट करते हुए आगे ये समअप किया कि 1793 परमानेंट होने के बाद से और अवध के किसान मूवमेंट तक ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जिन रिकॉर्ड्स में स्टेट इंटरफेयर करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऑप्रेसर डायरेक्टली वो स्टेट को नहीं मान रहा है, ऑपरेसर तो उसका सामने बैठा हुआ है जो उसको ऑपरेस कर रहा है, उस ऑपरेसर के अगेंस्ट कोई कार्यवाही सेंट्रल लीडरशिप या प्रोविंशियल लीडरशिप करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इट गोज डाउन, इट वाज, आई होप टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी, इट वाज इन 1942 व्हेन फिशर आस्क्ड, फिशर कई बार कोट हुए आज, जब उनसे पूछा गया गांधी जी से कि आप जमींदारी के बारे में क्या सोचते हैं, अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देन द फर्स्ट टाइम ही सेज कि वो किसान अपनी जमीन खुद ले लेगा। आई मीन द टोन चेंजेस इन 1942। लेकिन वो फिशर का इंटरव्यू शायद इन किसानों तक तो नहीं पहुंच पाया होगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो कम्युनिकेशन या जितने ये पढ़े लिखे हैं या जिन एरियाज में ये रहते हैं। सो आई टेंड टू टेक दिस इशू इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर, दैट दिस इज अ सेल्फलेस सेक्रीफाइस बाय दिस रैयत ऑफ दिस एरिया, जिसमें वो अपनी संपत्ति, अपने घर, अपनी जान माल सबको झोंकने का काम कर रहा है। और वो भी सेल्फलेस, मैं इसको इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है और जो एग्रेरियन पॉलिसी का जो नेचर है और सेंट्रल लीडरशिप या प्रोविंशियल लीडरशिप का उस एक्सप्लॉयटेशन के प्रति जो रवैया है, और चंपारण से सोशल बेस का टर्न है, लेकिन चंपारण का झगड़ा किससे है और मेन एक्सप्लॉयटर कौन है, उसको लेकर के क्या हो रहा है, इन चीज़ों को अगर हम एक साथ मिला करके देखें, एज ए हिस्टोरियन अगर हम इसकी एनालिसिस करें और इसके तह में जाएं, तो हमको ये दिखाई देता है कि कुछ इंडिया में ये जो रीजन है, वो रीजन की ये जो उस रीजन की ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं या गतिविधियाँ हैं, हालांकि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, आई हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, सो आई एम नॉट रीडिंग इट आउट। ये करीब इन माई पोजिशन राइट नाउ आई हैव गॉट से मोर देन 60 or 70 रिकॉर्ड्स जो वहाँ पर गतिविधियाँ हुई हैं, जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है इस रूरल एरिया में। So that is the one thing that I wanted to bring in notice to this galaxy of audience, that this Quit India and the Kisan, the problem is very different. It is a selfless sacrifice, and इसको मेन स्ट्रीम में अगर लोकल माइक्रो लेवल पे हम लोग देखें और इनके लिए सेंट्रल लीडरशिप का रोल क्या है उसको ध्यान में रखें और प्रोविंशियल लीडरशिप का रोल क्या है उसको ध्यान में रखें, तो आई होप वी कैन शेड सम न्यू काइंड ऑफ अ लाइट ऑन दिस इशू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। Not in the city, in the तहसील region. वही मैंने भी कहा क्योंकि there is a regional variation. अब पहले हम ये दो चीजें हैं, regional variation से हम क्या समझते हैं? Now that is, now if you permit me 2 minutes, can I come with the reply? And क्योंकि आप तो यहाँ से कर सकते हैं. Sir, with the permission of the chair, please. With the permission of the chair, of course. कोई बात. I'll take just 2 minutes. Now, because in Bihar it started in the city. That's what. Yeah, the interpretation of my regional variation is not the city or the tahsil or the village. No, I don't mean that. I mean that in the non-cooperation movement, there are so many regional variations. Like what we say, suggest by the regional variations, you record Eka Andolan, you record Kisan movement in Awadh, Sajanand Saraswati, then you record the Akali movement in Punjab, you record the Kuli movement in Assam, you record another kind of a movement in North Bihar against Begari and all those things. Those are the regional variations, whereas the main resolution which was passed in 4 phases for the non-cooperation movement, the main resolution, these things are not included. Whatever is happening
during the course of the non-cooperation movement has been put in the banner of in the basket of the non-cooperation. So that is what I mean to say, there are regional variations. Same happens in the civil disobedience movement. But in Quit India, we don't find that Assam ka kuli apni problem se lad raha hai. जी, exactly. वो कहीं नहीं आता है ट्रैवल का मूवमेंट, लेकिन बट इफ यू सी टू इट कि 20s में वो क्या कह रहे हैं, वो जमींदारी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. 42 में वो जमींदार को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं. 42 में तो सीधे भारत छोड़ो की बात वो कर रहे हैं ना, वो सीधे स्टेट की ओर टर्न कर जा रहे हैं. दैट इज व्हाट आई मीन टू से विद दिस पॉइंट, द रीजनल वेरिएशन. दैट इज माय इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट द रीजन. थैंक यू सो मच. Sir, this is what I mean, the nomenclature of the sir, I mean the nomenclature of the paper what I have given, I have never tried to connect the two things together, because once I get into it, then it will be such a long debate, because I have taken the issue of only social base of Indian nationalism. Second small question: if there would have not been 1942 movement, sir, atrocities are continuing. I mean, this is the crisis. This is the crisis with the atrocities. What I told, how my mind got say directed towards this issue, because I simply quoted an incident what happened in Padrona. I hope our assistant director Dr. Omji is sitting here. He must be remembering that it was a police firing and villages were looted and houses were burnt, and say official number suggests 16 शायद deaths official हैं, लेकिन there are say more than 16. I mean, I'm talking of the present day India regarding this agrarian issue. Now, what happened in 1942? I mean, the one thing has to be kept in mind, sir. जो I mean objectively अगर हम देखें इस चीज़ को, कि नेशनलिज्म के कोर इश्यूज पर जब बात होती है, अगर हम 50 लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, and if there's a problem occurs outside, then say 30 will say what I have to do with that. 20 may say let us see to that. This is a psychological thing that happens. I mean, no, ऐसा कुछ नहीं है that nationalism is some kind of a oil that you put in the veins and everyone will become nationalist. That is a different debate issue. So when we take up this issue, कि भाई वो स्टेट के खिलाफ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, इतनी उनकी तबाही भी हो रही है. लीडरशिप ने किया क्या चंपारण से लेकर के और वहां तक? हम बात करते हैं कि ये कॉल हो गया कांग्रेस का और उस कॉल पे सब लोग खड़े हो गए आकर के. नाउ व्हाट लीडरशिप कर क्या रही है? यूरोपियन प्लांटर को तो टारगेट कर रही है, लेकिन उन फोर्सेस को टारगेट नहीं कर रही है जो ब्रिटिश एग्रीगेशन सिस्टम खड़ा कर रहा है. उनके लिए वो कह रही है कि नहीं, मैंने कहा कि कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर रही है. वो रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री के, अगर कर रही होती तो सामने होते. ये मेरा बायस हो जाता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं यहां पर खड़े होकर कितनी महत्वपूर्ण जगह से. तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से. द प्रॉब्लम्स जहां की हैं, वैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है व्यक्ति, उस पर डिपेंड करता है. हाउ डज इट हैपन? ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग कि लेट मी कोट यू अ वेरी पर्सनल एग्जांपल. ये पुलिस ब्रूटलिटीज की बात हो रही है, लाठीचार्ज, जला दिया, गांव लूट लिए. माय पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड माय मैटरनल ग्रैंडफादर both were unfortunately one was SP Allahabad and one was SP Azamgarh during the 42. घर से शपथ देकर के भेजा जाता था कि अगर लाठी चार्ज कराया तो घर में लौट करके मत आना. दोनों की इंजरी हुई, हेड इंजरीज हुई, रिकॉर्ड्स हैं उसके, फैमिली के पास भी रिकॉर्ड्स हैं, हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फायरिंग नहीं कराई, लाठी चार्ज नहीं कराया. तो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहां पर हम इशू की बात कर रहे हैं कि उसका एक्सप्लॉइटर जो है, जो गोरखपुर की मैं बैकग्राउंड में आपको लेके 18-2 से लेके गया, उसका एक्सप्लॉइटर तो जमींदार है वहां पे, उसकी सारी प्रॉब्लम उससे है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो रहा है क्विट इंडिया पे आकर के. सेल्फलेस सेक्रीफाइस, इसलिए मैं उसको टर्म दे रहा हूं, क्योंकि उसके इश्यूज को नहीं टच कर रहे हैं आप. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू सो मच ऑल.